चल रही यूं ही चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है जंगल और हरियाली का हरा रंग। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, हम अक्सर शहरों की भागदौड़ में ये भूल जाते हैं कि हमारी जिंदगी की असली सांसें कहीं जगहों में बसती हैं, पेड़ों की सरसराहट में, पक्षियों की चहचहाट में और उस खामोशी में जो बहुत कुछ कहती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन जंगलों को बचाने के पीछे किन लोगों की जिंदगी, उनका संघर्ष, उनका जुनून जुड़ा हुआ है? आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जंगलों, वन्य जीवों और प्रकृति के संरक्षण के लिए समर्पित कर दी है। एक ऐसा नाम जिसने सरिस्का टाइगर रिजर्व में फिर से बाघों की दहाड़ गुंजाई और केवलादेव नेशनल पार्क जैसे विश्व प्रसिद्ध विश्व पक्षी विहार को नया जीवन दिया। भूतपूर्व इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अधिकारी, प्रख्यात लेखक और प्रकृति के सच्चे साधक, मैं स्वागत करता हूं श्री सुनयन शर्मा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हम बहुत अनुग्रहित हैं आपको अपने साथ पाकर। श्रोताओं नमस्कार। तो चलिए सर, अब आज की बातचीत की इसको शुरुआत करते हैं और शुरुआत से ही शुरुआत कर लेते हैं। आप एक इंजीनियर से फॉरेस्ट सर्विस तक का आपका सफर कैसे शुरू हुआ, कुछ इसके बारे में हमें बताइए कि आप किस तरह से आईएफएस सर्विस के अंदर आए। बेसिकली आप इंजीनियर थे, तो ये शुरुआत कैसे हुई? आलोक जी, यो तो कहानी बहुत लंबी है जी। लेकिन मैं श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ये शेयर करना चाहूंगा कि जब हमने शुरू किया था, मैं इंजीनियरिंग में गया, उस समय प्रोफेशंस की जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं होती थी जी। और मेरे बड़े भाई जो हैं एक प्रोफेसर बने, उनसे छोटे वो मेडिकल कॉलेज में चले गए। मुझे लगा कि ये दोनों काम नहीं करने, मुझे कुछ तीसरा करना है। अच्छा। आई एंटर्ड द इंजीनियरिंग सर्विस। ओके। और वो मैंने ठीक से किया, लेकिन जब मैं वहां चला गया तो साल भर बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कुछ शायद गलती हो गई। ओह, अच्छा। मैं शायद उसके लिए बना नहीं था। उसका जो मुझे समझ में आ रहा था, जैसे जा रहे थे दूसरी इंडस्ट्रीज वगैरह को भी विजिट करना होता था, प्रोजेक्ट्स करने होते थे, इंजीनियर्स की लाइफ देखते थे और जो कैरियर दिखता था उससे मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। एक कैरियर तो था, लेकिन वो एक आत्मिक संतोष कह सकते हैं आप, वैसा कुछ नहीं था। कुछ कहीं मिस हो रहा था। फिर वो बट जद्दोजहद है, एक मध्यम श्रेणी परिवार से आते हैं तो इतना आसान नहीं है कि आपने एक प्रोफेशन को चेंज करके दूसरी में आप चले जाएं बड़ी आसानी से। आर्थिक कारण होते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं, आयु भी फिर साथ नहीं देती आपका। मैं उस सिलसिले में कई जगह मैंने जॉब भी किए छोटे, लेकिन मुझे कुछ समझ में आया नहीं। घूमते फिरते यहाँ मेरे जयपुर से मेरा एक कनेक्ट था, मेरे मौसा जी पुलिस ऑफिसर थे और तो मैं जयपुर में आ गया और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कुछ काम करो, अपना काम करो। तो मुझे एक रोलिंग मिल थी झोटवाड़ा में,
कुछ दिन मैंने वहां उनके साथ काम किया, मुझे मजा आया नहीं, जैसे मुझे समझ में आ नहीं रहा था। इसी बीच में एक दिन मेरे जो कजिन है मौसा जी के बेटे, वो फॉर्म ले आए फॉरेस्ट सर्विस का, राजस्थान फॉरेस्ट सर्विस का फॉर्म ले आए। ओके। तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही अच्छा है। और आप देखिए मतलब वो मेरे क्या पर लगे मुझे, तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैं इसी की तलाश में था। अच्छा, और वो मैंने किया और वो मेरा सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो स्टेट की सर्विस में गया मैं। अच्छा। और 2 साल के लिए देहरादून चला गया, प्रशिक्षण मैंने वहां प्राप्त किया। यूं करके मेरा पूरा कैरियर चेंज हो गया। लेकिन आलोक जी, कितना मुझे सेटिस्फेक्शन मिला उस जॉब में जाके मैं बता नहीं सकता। इतना अच्छा लगा मुझे कि एज इफ मैं उसी के लिए बना था, और कुछ भी मिलता तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सो दैट इज हाउ द इंजीनियर टर्न इनटू अ फॉरेस्टर। ये कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग है शर्मा जी, क्योंकि एक जो बेचैनी छटपटा और आपने फॉरेस्ट सर्विस ज्वाइन कर ली, वो भी कोई किसी ने एक फॉर्म लाके आपको दिया और आपको लगा मेरा तो यही कॉलिंग थी एक तरह से, और आपको प्रकृति, जबकि इससे पहले की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था कि आपको जंगलों से प्यार है। तो अब ये बताइए कि ये प्रकृति के प्रति आपका लगाव कब और कैसे डेवलप हुआ, मतलब ये कैसे हुआ? हाँ, जाने के बाद आपको कैसे मिल गया ये सब कुछ? हाँ, ये तो बात आप ठीक कह रहे हैं। वो वैसे तो कोई ऐसी बड़ी विशेष बात नहीं हुई, लेकिन मेरी एक बड़ी बहन थी, बुआ जी की बेटी, उनकी शादी थी। और उस शादी में एक हमारे रिलेटिव हैं जो फॉरेस्ट रेंजर थे मध्य प्रदेश की सर्विस में। ओके। वो आए थे और उनका मैंने गेटअप देखा। वो दिन में 2 बार 3 बार आते, नए नए हैट पहन के आते, बड़ा अच्छा लगता मुझे देख के। मुझे बड़ा बहुत ग्लैमराइज हुआ। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया सर्विस है। तो एक तो मेरा आकर्षण वो, और प्रकृति के लिए तो अंदर से मन में कुछ था ही शुरू से ही। वो हमारे सारे परिवार में ही है। बाहर जाते हैं, अच्छा लगता है, जंगल, पहाड़, नदी नाले, विल्डरनेस, उसके लिए एक मन में एक रहा ही है शुरू से। शायद मेरे जीन्स में होगा। तो ऋषिकेश वगैरह जाया करते थे, जंगल देखते थे, अच्छा लगता था। तो इन दोनों का शायद समागम ही होगा कहीं, जो वो मुझे खींच के लाया। और लेट मी अगेन रिपीट, मुझे कैरियर में कुछ भी मिल गया होता तो मुझे वो उसका आनंद आना ही नहीं था जो ये मिला। मजा आ गया सर आपकी बात सुन के, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलते हैं दुनिया में जो अपने जीवन से और अपने कैरियर से या जो भी प्रोफेशन उनका होता है उससे एक तरह से सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, और उनको लगता है भाई इतना आनंद तो मुझे किसी और काम में नहीं मिलता। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा, एक तरह से मैं कहूँ कि आप पे ईश्वर की कृपा ही है कि आपके मन में ऐसे भाव है। तो और ये हैट वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई सर, हमें भी बड़े फैसिनेट करते हैं आप लोगों के हैट। आप जब भी फॉरेस्ट के हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो आपके फॉरेस्ट के ऑफिसर्स हमेशा वो हैट पहने हुए होते हैं। और आलोक जी, आपने ये बात बताई तो मुझे बड़ा टेम्पटेशन हो रहा है शेयर करूं आपसे कि मुझे जो गिफ्ट में जो लोग आते हैं बाहर से, कोई रिश्तेदार वगैरह कोई जाते हैं या मैं कभी जाता हूं, तो वो मेरे लिए एक ही गिफ्ट है, हैट। अच्छा। तो अभी मेरे पास में कलेक्शन होगा करीब 20-22 तरह की हैट्स का। ओके। वो डेफिनेटली हमारे फॉरेस्ट में, हमारे वहाँ यूनिफॉर्म में भी हैट था। जो हमारा 2 साल का प्रशिक्षण था देहरादून में, उस यूनिफॉर्म का पार्ट भी था हैट ही, और शौक भी वही रहा। तो मतलब शौक मेरे को भी हैट का बहुत है, लेकिन अब क्या है, आप लोग पहनते हैं तो वो बहुत नेचुरल और नॉर्मल लगता है जी। हम लोग पहनते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार क्या हैट पहन के आ गया ये आदमी।
तो आप पे तो वो जचता भी है और लोग एक मतलब उसको एक्सेप्ट भी करते हैं बड़े शान से, तो ये बड़ी दिक्कत है। खैर चलिए, इसी हंसी मजाक में। हाँ, इसमें आलोक जी एक चीज और है जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगा जी जी जी। कि जंगल में ये एक बड़ा प्रोटेक्शन गियर है। ओके ओके। जंगल में आप जब मूव करते हैं तो आंखों पे चश्मा और सिर पे हेड, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन गियर है। ओके। आपको कभी भी आंख में चोट लग सकती है, कोई ब्रांच लग सकती है, कुछ भी लग सकता है। और आपके सिर के ऊपर सपोज सांप ही कोई लटक रहा है पेड़ के ऊपर और आप निकल रहे हैं और आपके काट लिया। नहीं नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल आप कोई सही कोई फरमा रहे हैं। दूसरा इस तरह का इंसेक्ट काट सकता है। हाँ, तो बिल्कुल सही वो एक प्रोटेक्शन गियर भी है। हाँ हाँ हाँ। और जैसे अपनी बात चल रही है कि एक कैरियर है, ये अपने आप में अलग किस्म का कैरियर है, हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन मुझे इतना ज्यादा पसंद है। ये भी कुछ उसी किस्म की बात है कि शायद बहुत लोगों को हेड पसंद नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। नहीं नहीं नहीं, बढ़िया से। तो चलिए सर, इसी हेड की बात पे और प्रकृति की बात पे और जंगल की जिंदगी की बात पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को आगे जारी रखते हैं। जी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, कहीं गुनगुन कहीं रुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। हाँ, वेलकम बैक शर्मा जी। अब थोड़ा सा हम आपके जो विषय की एक्सपर्टीज है उस पे आके बातचीत करते हैं। तो अब थोड़ा सा मुझे ये बताइए, आम श्रोता के लिए एक आसान भाषा में बताइए, जंगल का असली मतलब क्या है? जब हम जंगल कहते हैं तो उससे हमारा क्या तात्पर्य होता है, क्या मतलब है? देखिए, आमतौर पर तो लोग यही समझते हैं कि जंगल का मतलब एक बहुत ही ऐसा दुरूह क्षेत्र होगा जो बड़े बड़े घने पेड़ों से भरा हुआ होगा और शेर दहाड़ रहे होंगे वहां पे। ऐसा ही कुछ एक परसेप्शन आम आदमी के दिमाग में होता है। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। मोटे तौर पर तो ठीक है ये कि जंगल यही होना चाहिए, लेकिन घास के मैदान है वो भी जंगल का भाग होता है, छोटी झाड़ियों के भी जो क्षेत्र हैं वो भी जंगल होता है। जंगल एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव चीज है और वैसे ही देखना चाहिए उसको। एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, चरिंदे परिंदे, तरह तरह की बहुत सी बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर। वो सारा सब कुछ है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आदमी को सुकून वहां जंगल में क्यों ज्यादा मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि ये मानव शरीर पंच तत्वों से जिनसे बना है वो भरपूर वहां मौजूद है। ओके। इसलिए ही वो आदमी को इतना सुकून वहां मिलता है। आप पानी के पास जाते हैं, देखिए आपको अच्छा लगता है। जब आप मिट्टी हरियाली में जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है। वो यही कारण है, वहां पे ये भरपूर है। आकाश है तो इतना है कि आप आंखों में नहीं समाएगा, इतना आकाश है। शहर में देखने को आदमी तरस जाता है उसको, तरस जाता है। जो सनलाइट के जो एडवांटेजेस हैं जिनके लिए आदमी सोचता है कि भाई मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वहां भरपूर है। हरियाली है, और जरूरी नहीं है कि सब जगह बहुत सी हरियाली ही हो। कहीं पानी है, कहीं घास के मैदान है, बहुत से
वाइल्ड एनिमल्स हैं, आपको जो पूरी जो अब जितनी जड़ी बूटियां हैं जंगलों में ही मिली हैं। अभी आपने मेंशन किया इकोसिस्टम, जीवित तंत्र, तो इसका मतलब है कि जंगल एक पेड़ों का ग्रुप या समूह नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम जब हम शब्द यूज करते हैं तो व्हाट डू वी रेफर टू, कि इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, पेड़ पौधे, क्या क्या चीजें हैं? आप लोग क्या इसको परसेप्ट? देखिए, इकोसिस्टम का मतलब ये होता है कि आसपास जो कुछ भी है उसमें आपकी सनलाइट भी आएगी, उसमें पानी भी आएगा, उसमें हवा भी आएगी, उसमें मिट्टी भी आएगी, और इन सब से जो तैयार हुआ वो बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता, तरह तरह के चरिंदे परिंदे, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, ये सब कुछ मिलके जो बनता है, ये सारा मिलके एक इकोसिस्टम बनता है। आजकल तो बहुत कॉमनली पॉलिटिकल इकोसिस्टम की बात होती है, कहीं इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात होती है, बहुत जगह इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे हैं वो इसीलिए क्योंकि वो लोगों को लगता है कि हाँ, ये इकोसिस्टम एक ऐसा शब्द है जो कॉम्प्रिहेंसिव बात करता है, सबको मिला जुला के जो बनता है वो, दैट इज द इकोसिस्टम। एक सिस्टम जो बना, सब देखिए एक दूसरे पे निर्भर हैं, इंक्लूडिंग एनिमल्स। ये इंटरडिपेंडेंस है। पेड़ ने उसको जीवन दिया और उसने नया पेड़ दिया। ये सारा इकोसिस्टम है। उसको पालता है, सूर्य पालेगा उसको, लाइट मिलेगी उसको, हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, आकाश से मिलेगा, ये सारे अवयव, प्राकृतिक अवयव साथ में है तो वो बनता है। ये इकोसिस्टम है। तो चलिए सर, मजा आ गया इस बात तो सुन के, और ये किस तरह से पहाड़ों पे पेड़ उगते हैं और किस तरह से होता है, यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर आगे बातचीत को जारी रखते हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। अब थोड़ी सी इस बात पे हम आते हैं शर्मा जी की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो अधिकारी होते हैं उनकी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जिम्मेदारियां क्या होती है, क्या क्या करते हैं वो, और थोड़ा सा मेरे को, मैं अपनी पर्सनल जानकारी के लिए भी चाहता हूँ, जैसे नया कोई आईएफएस में सेलेक्ट होके ऑफिसर आता है तो आपकी हिरार्की क्या है, उसको फर्स्ट पोस्टिंग क्या क्या मिलती है, क्या डेजिग्नेशन देते हैं,
हाँ, जैसे आईएएस इसमें में तो हमारे एसडीएम बन जाता है, या ऐसा कुछ हो जाता है, आपके यहाँ क्या सिस्टम है? आईएफएस सर्विस में जो जैसे सारी सर्विसेज में है उसमें अंदर एंट्री के लिए दो ही तरीके हैं, या तो आइदर यू कम बाय प्रमोशन, ठीक तो स्टेट सर्विस से आपका प्रमोशन होता है और आप इंडक्शन हो जाता है उसमें, और आप मेरिटोरियस हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, जी। आप जाएंगे उसमें। हाँ इसी तरीके से दूसरा चैनल है उसमें जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, सभी सर्विसेज में होता है, वेदर इट जी। इज पुलिस सर्विस और हाँ, बिल्कुल सही बात। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों सर्विसेज जो है यही 3 टॉप सर्विसेज हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। और इसीलिए ऑल इंडिया सर्विसेज में ये 3 मानी जाती हैं। तो इन जी। तीनों में यही है, दोनों चैनल्स हैं इसमें। अब जब आप आएंगे डायरेक्ट रिक्रूट होके अगर आप आते हैं तो जी। नेचुरली आपको फर्स्ट पोस्टिंग मिलेगा एज एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओके ओके, और एसीएफ। और फिर वो आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड लाइक दैट। फिर वो आपको डेजिग्नेशन के हिसाब से जब जगह होगी तो आपको डीएफओ बन जाएंगे, आप कंजर्वेटर बन जाएंगे। तो डीएफओ इज लाइक एसपी। ओके ओके, जैसे जिले में एसपी होता है उस तरीके से होता है, और उसके हियरार्की में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन द सेकंड प्रमोशन एरिया इज द कंजर्वेटर। कंजर्वेटर इज इक्विवेलेंट टू डीआईजी। डीआईजी, अच्छा। उसके बाद में कंजर्वेटर के बाद में एडिशनल सीसीएफ होते हैं, जैसे आपके आईजी होते हैं, चीफ कंजर्वेटर होते हैं। फिर एडिशनल पीसीसीएफ होते हैं, जैसे एडिशनल डीजी होते हैं। हाँ, पीसीसीएफ होते हैं जैसे डीजी होते हैं। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, राइट। तो फिर ये बताइए शर्मा जी, जैसे आपका मुख्य कार्य जिम्मेदारी क्या है? जैसे कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट का, तो ये जो कंजर्वेशन का काम है इसमें ऑफिसर्स तो इन्वॉल्व होते ही हैं, तो जो लोकल पॉपुलेशन होती है उसका भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कोई पार्टनरशिप रहती है? वो लोग भी किसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं कंजर्वेशन के काम में? देखिए आलोक जी, इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, लेकिन मैं ये बात कहूंगा आपको कि फॉरेस्ट और दूसरी सर्विसेज से भिन्न है। ओके। पुलिस में आप देखिए, पुलिस में क्या है, पुलिस में एक फरियादी जिसको नुकसान होता है वो पहुंचता है, मेरे से चोरी हो गई, मुझे मारपीट की किसी ने, आप एफआईआर लॉन्च कीजिए, और वो एफआईआर लॉन्च कराने में ही उसको पसीने आ जाते हैं। एफआईआर लॉन्च होती है, फिर उसकी जांच होती है, फिर उसका कोई चालान वगैरह होता है, जो भी सिस्टम होता है। आपकी रेवेन्यू सर्विस में भी वो मांग करने के लिए पहुंचता है कि मेरा खेत का ये हुआ, म्यूटेशन नहीं हुआ, ये हुआ, वो मांग करने पहुंचता है। फॉरेस्ट सर्विस में पहले आप प्रोटेक्शन कीजिए। ओके। आपको प्रोटेक्शन करना है, और प्रोटेक्शन के दरमियान आपको जितना भी प्रोसेस करना है, पुलिसिंग का प्रोसेस पूरा आपको करना है। अप टू दिस रीचेस दी लॉजिकल कंक्लूजन, यानी कि कोर्ट तक जाएगा, और फिर कोर्ट के बाद में तो ठीक है, कोर्ट के हिसाब से ही डील होगा, वो वहां तक पहुंचाएंगे उसको। पूरी जांच वगैरह करेंगे और सारा करके उसको भिजवाया जाएगा। रेवेन्यू के जिस तरह कोर्ट्स लगते हैं उस तरीके से फॉरेस्ट लैंड के लिए भी लैंड रेवेन्यू एक्ट में असिस्टेंट कंजर्वेटर को पावर्स होती हैं। वो फॉरेस्ट के लैंड्स पे जो एनक्रोचमेंट्स हैं उनके कोर्ट लगा के हियरिंग्स करते हैं, और उसका अपीलेट कोर्ट कलेक्टर होता है। ओके ओके, रेवेन्यू की तरीके से होता है। ओके। तो एक तो प्रोटेक्शन का पार्ट है, दूसरा है डेवलपमेंट का पार्ट। ओके। ये ही एकमात्र महकमा मिलेगा जिसमें प्रोटेक्शन के साथ में डेवलपमेंट भी करना है। ओके। तो डेवलपमेंट जो है, फॉरेस्ट जैसे कट गया है तो नया फॉरेस्ट लगाना है आपको, फॉरेस्ट कैसे कटना चाहिए, उसके नियम हैं, उसके हिसाब से जहां जिन एरियाज में अब तो बहुत कटाई पे बहुत प्रतिबंध हो गया है, क्योंकि जंगल बहुत कम हो गए हैं। पहले जब था चाहिए लाइक दैट, ऐसे बहुत से नियम होते हैं जिनकी पालना है। किन एरिया से आपको लेना चाहिए, लाइक पहाड़ है तो पहाड़ में आपको 45-50 डिग्री का क्रिटिकल एक क्राइटेरिया है। उससे ज्यादा अगर इंक्लिनेशन है तो वहां पे उस ढाल पे आप नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर आप वहां काटेंगे तो वो भूमि का क्षरण होगा,
ओके। इसलिए आपको उससे ऊपर का एरिया टच नहीं करना है। हाँ हाँ। तो इस तरह से काफी हाँ, बहुत से चलिए, रूल बहुत होते हैं बहुत सारे, ये तो काफी और ये रूल्स है। बहुत पूरी साइंस है। कभी कंजर्वेशन फुर्सत तो बहुत होगी बड़ी तो साइंस आपको होगी और आप लोगों को तो बहुत ही महारत हासिल में। चलिए, तो सर कंजर्वेशन के नाम पे रुक के हम एक गाना सुनते हैं, फिर आपके फेवरेट टॉपिक पे बात करना चाहूंगा मैं, इसलिए अब वहां पहुंचते हैं हम सीधा, और ठीक यहाँ है। एक पॉज लेके गाना सुन लेते हैं। जी। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए। दूर रहती है तू, मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। तो वेलकम बैक शर्मा जी। अब हम जी। आते हैं आपकी असली सफलता की कहानी पे, सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व में। अब ये बताइए कि जब आपने ये प्रोजेक्ट संभाला या जब आपकी वहां पोस्टिंग हुई, तो सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती आपको क्या मिली वहां, और कैसे ये सारा शुरू हुआ? मैं सरिस्का में 2 टर्म में रहा हूँ जी। सबसे पहले मैं प्रमोट होके 91 में मेरा फील्ड डायरेक्टर सरिस्का की जगह पोस्टिंग हुआ जी। और मैं 91 से 96 तक वहां डायरेक्टर रहा जी। इस पीरियड में मैंने बहुत सीखा, मैंने बहुत से नए प्रयोग किए, मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटीज बनाई, लोगों को साथ में लिया। अभी आप जो प्रश्न कर रहे थे कि क्या लोगों को जोड़ना है, हाँ, और क्या लोगों की उसमें भागीदारी हो सकती है, वो भागीदारी मैंने सुनिश्चित की जी। उस समय तक। ये बाद में ऑफिशियली आया, महकमे ने इसको लिया बहुत जगह, क्या मतलब सभी एरियाज में इसका अपने तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उस समय तक शायद लोग जानते भी नहीं थे। जी जी। तब मैंने करीब 22 फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटीज फॉर्म की, जो अंदर गांव रहते थे और जो गांव पेरिफेरी पे थे उन लोगों को लेके। जी जी। मेरे दिमाग में ये था कि लोगों को अलग रख के कुछ नहीं हो सकता, लोगों को तो आपको लेना ही पड़ेगा। जी जी। आखिरकार उनका भी जीवन इस पे ही निर्भर कर रहा है, आप समुद्र में तो नहीं फेंक देंगे उनको। अगर कोई आपका रिहेबिलिटेशन का प्लान है जिसमें आप बाहर उनको बसा सकते हैं ठीक से, तो जरूर बसाइए, लेकिन जब तक वो वहां हैं तो एक सामंजस्य होगा, एक अंडरस्टैंडिंग होगी, समझ होगी, वरना वो चोरी करते रहेंगे, हम उनके खिलाफ मुकदमे बनाते रहेंगे, वो उनके दिल में एक रिसेंटमेंट होगा। फॉरेस्ट सर्विस के लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी, इस देश के वो नागरिक है, इस बात पे उनको अच्छा नहीं लगेगा, बुरा ही लगेगा। मैं इस मामले में बहुत अलग मुख्तलिफ तरीके से सोचता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे 22 करीब मैंने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटीज बनाई उनको, और उसके जरिए प्रोटेक्शन किया। अचीवमेंट मेरा ये रहा कि उस बड़े पीरियड में, हालांकि मैंने कई लोगों को पकड़ा, बहुत दुर्दांत लोगों को पकड़ा, मैंने रेड्स की, दिल्ली में जाके रेड्स की, मंगोलपुरी में रेड की, वहां से लेके आया। लोगों ने कहा था मां जान से मार देंगे, 500 रुपए में सुपारी दे देते हैं, व्हाट एवर। मैं लेके आया और सफल ऑपरेशन हुआ।
और वो पहला केस था राजस्थान में जिसमें 3 साल की सजा हुई एक पैंथर अच्छा। की पोचिंग के लिए। पहला केस था ओके, राजस्थान। पोचिंग के लिए, हाँ। तो वो फिर उसका एक लाभ हुआ, और जगह साइट किया ऑफिसर्स ने कि साहब कोर्ट ने पहले भी सजा दी है तो आपको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। तो कोर्ट्स वर बिकेम मोर लिबरल टुवर्ड्स दिस थिंग। उससे Okay. पहले जंगलात का ऑफेंस है वो बहुत सीरियसली नहीं लेते थे। तो ये लाभ हुआ। दूसरा अचीवमेंट ये रहा कि उस पूरे पीरियड में एक भी मेजर पोचिंग नहीं हुई। ओके। एक भी टाइगर पोचिंग का केस नहीं हुआ। मैं 91 से 96 तक 5 साल तक डायरेक्टर रहा सरिस्का का। अच्छा। और ये जो पोचिंग जो बाद में जो हुई जिसमें के पूरा सफाया हो गया, ये मेरे जाने के काफी समय बाद 2002 से 2004 के बीच में हुआ ये सफाया। तो उस पीरियड में कोई भी इस तरह का मेजर पोचिंग का मामला नहीं हुआ। बहुत सी चौकियां बनाई बहुत अपने तरीके से, और मैंने बहुत सीखा। सही बात तो ये, मैंने बहुत एडमिनिस्ट्रेशन भी सीखा और सरिस्का का मैंने इंच नापा। मुझे बहुत मजा आया। आई एंजॉयड माई जॉब टू माई हार्ट्स कंटेंट। बहुत तो आनंद रहा। ये जो बाघ वहां से कहा जाता है ना, बाघ पूरी तरह से गायब हो गए थे, तो उस टाइम आपको कैसा लगा और आपने उस चैलेंज को कैसे किया? और फिर ये टाइगर रीइंट्रोडक्शन, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा हमें मतलब एक नॉर्मल लेमैन के हिसाब से समझाइए कैसा होता है। और पहले तो ये बताइए गायब क्यों हो गए थे, क्या उसके रीजंस क्या थे, और फिर रीइंट्रोडक्शन किस तरह से आपने किया, ये कुछ समझाइए हमें। देखिए, दरअसल में फॉरेस्ट देखिए आप आलोक जी, फॉरेस्ट बहुत टिपिकल है। मैंने एक उदाहरण दिया था आपको पुलिस का कि आपके घर में चोरी हुई, किसी ने मारपीट की, किसी ने कोई ऑफेंस किया, आप जाते हैं एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, बहुत मुश्किल एफआईआर लॉन्च होती है। ये होता है। फॉरेस्ट में तो आपको प्रोटेक्शन खुद ही करना है। ओके। कोई दूसरा नहीं है इसके लिए जहां जाके दाद फरियाद करेंगे, आपको खुद करना। तो पुलिसिंग आपको खुद करनी है, इफेक्टिव पुलिसिंग। अच्छा। बहुत बड़ी लिमिटेशन क्या है, ओपन असेट है, ये खुला है जंगल। ओके। जब मुझे उदाहरण देते हुए अच्छा नहीं लग रहा, देश के प्रधानमंत्री को से गार्ड्स मार देते हैं। तो जहां ऐसी भी हो जाती है स्थितियां, वहां कितना चैलेंजिंग होगा ये टास्क किसी भी फॉरेस्टर के लिए। ये ओपन असेट है और सैकड़ों मीलों में फैला हुआ है। उसको किस तरीके से आपको रोकना है, और हर आदमी को जरूरत है। ईंधन की जरूरत है, जलाऊ लकड़ी के अलावा इमारती लकड़ी की जरूरत है, किसी को छोटी पैदावार की जरूरत है, शहद, गोंद, महुआ, सब कुछ चाहिए। इस तरह बहुत जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, लोग जो शिकार करते हैं, शिकार के शौकीन के अलावा खाने के लिए भी चाहिए। मीट खाने वाले बहुत लोग हैं, उनको भी चाहिए। इस सब की और वाइल्ड लाइफ तो खास तौर से मोबाइल असेट है। तो ओपन असेट और उसके बाद ये मोबाइल असेट, और उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए आप देखेंगे, आप बजट पुलिस के मुकाबले कितना बजट है, शायद 1% भी नहीं होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में। तो संसाधनों का इतना भारी अभाव है। ऐसी स्थिति में बहुत चैलेंजिंग हो जाता है काम ये। तो फिर कैसे करेंगे? मैं निराश करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में कि सरकारों का भी दायित्व है कि इस बात को देखें। हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33% भूभाग जो है देश का वो जंगल होना चाहिए। 33%। अच्छा। तो उसकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए आपको स्टाफ और संसाधन तो पूरे आपको चाहिए, उसका इवैल्यूएशन करना चाहिए। उसके हिसाब से वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। एक तो ये चैलेंज है बहुत बड़ा। तो इसको आप एक तो सरकारों को करना चाहिए, दूसरा वो जो लोग वहां जो पद स्थापित हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी तो 10 गुना 100 गुना बढ़ जाती है। जब तक वो संसाधन आपको नहीं मिलते हैं, जो लिमिटेड हैं, उनसे आप कैसे करेंगे? तो वो डिवोशन, डेडिकेशन, एक पैशन चाहिए इसको रोकने के लिए। अब अगर आप सोचते हैं कि मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूं, मैं तो कलेक्टर एसपी के बराबर का अधिकारी हूं,
मैं जंगल में क्यों रुकूंगा, मैं उनकी तरह रोजाना अपने बंगले पे जाके रहूंगा एयर कंडीशन में, तो आप जंगल की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। तो शर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं, तो इसका मतलब है जो बाघ वहां से कम हुए वो शिकारियों की वजह से, पोचिंग की वजह से, या और नेचुरल कॉजेस की वजह से कम होते गए, तो यही एक रीजन रहा? क्योंकि ये तो बात आपकी ठीक है, वहां सीसीटीवी कैमरे, ट्रैकर, ये सब तो इतना बड़ा एरिया है, नहीं लग सकते, लेकिन ये कम जो हुए सरिस्का में, वो यही रीजन थे इनके कम होने के? देखिए, उसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि अब बहुत सारे स्मगलिंग गैंग्स हैं जी। जो डेटा जो अवेलेबल हैं उसके हिसाब से तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बाद में सबसे बड़ा फलता फूलता जो अवैध धंधा है वो वाइल्ड लाइफ पार्ट्स की स्मगलिंग का है। तो बहुत से इंटरनेशनल गैंग्स हैं जो इसी ऑपरेशन में रहते हैं। उससे संबंधित लोगों को फिर बात होगी तो मैं बताऊंगा। मैंने संसार चंद को भी अरेस्ट किया, उसके भाई नारायण को मैं दिल्ली से कोर्ट से पकड़ के लाया। तो ये लोगों के, इस तरह के लोगों के बहुत से गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं जी। आसपास के एरिया में जो पुश्तैनी रूप से हजारों साल से जो शिकारी लोग हैं वो लोग रहते ही हैं, वो शिकार पे ही निर्भर रहे हैं। अब आपने सख्ती की है, उसको आप रोक रहे हैं, तो उनको अगर मौका मिलेगा, थोड़ा ढीला है एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो शिकार करते हैं। सही बात है। और आप उनको अगर चुस्ती से पकड़ लिया और आपने कार्रवाई की तो स्थिति ठीक है। इसी तरीके से जो बात थी वो मैं दोबारा उस पर आऊंगा, लोगों का जुड़ाव। वही है। जब हमने वो कमेटीज बनाई थी तो उसका मुझे बड़ा लाभ ये हुआ कि वहां अगर कुछ होता था तो जानकारी मिलती थी जी जी। क्योंकि चाहे कोई कितना ही कहे, जब ये जंगली जानवर अपने खेतों में जाके नुकसान करते हैं या पशुओं को खा जाते हैं, दुधारू पशुओं को, तो जो उनका मालिक है उसके मन में तो बेहद आक्रोश होता है जी जी। वो तो कतई पसंद नहीं करेगा। आपके मुंह पे कह सकता है कि नहीं साहब, हमको तो नाहर बहुत पसंद है, इससे ही हमारा सब कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो वो नेचुरली वो टाइगर को खुद भी मारेगा, मारने के लिए दूसरा कोई मिल जाएगा तो उसको डेफिनेटली कोऑपरेट करेगा। तो इसी तरीके से पोचर्स ने ही इसका सफाया किया जिसमें के अंदर जो गांव वाले थे खास तौर से उन्होंने सहयोग किया, और बाहर जो बहुत से पोचर जो थे, आदतन जो पुश्तैनी शिकारी थे, बावरिया, विशेष रूप से बंजारे, बावरिया क्लान होती है ना, क्लान। तो उन लोगों ने पूरा उनको कोऑपरेट किया और उन लोगों ने करके दिया, और वो आगे से आगे फिर वो सेल होता चला गया, यूं करके वो सारा साफ हो गया। बहुत दुखद रहा। आपने पूछा कैसा लगा, तो इससे ज्यादा पेनफुल मेरे लिए क्या होगा। सही बात। मतलब माँ बेटा जैसा रिश्ता रहा है मेरा। नहीं सही बात। तो मेरी किताब आप देखेंगे तो मेरा पहला चैप्टर है सरिस्का की किताब में, सरिस्का माई वैलेंटाइन। अच्छा। तो सर, मैं उस किताब के बारे में भी बात करना चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ हम रुक के एक गाना सुनते हैं सर, और फिर हम आगे थोड़ा सा इसके बारे में, केवला देवी नेशनल पार्क के बारे में भी बताइएगा मुझे। मैं 5 सेकंड का पॉज लेके फिर दोबारा आता हूँ जी। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। रुम दुम दाना रब दुम दाना, रुम दुम दाना रब दुम दाना, रुम दुम दाना रब दुम दाना भैया। रास्ता है कह रहा अब मुझसे,
मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे, ये रास्ता है कह रहा अब मुझसे, मिलने को है कोई कहीं अब तुझसे। दिल को है क्यों ये बेताबी, किससे मुलाकात होनी है, जिसका कब से अरमा था शायद वही बात होनी है। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया। आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगियां भी हैं, रास्ता सब तेरा तक है भैया। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। ना ना है ना ना, देखो जिधर भी इन राहों में, रंग पिघलते हैं निगाहों में, ठंडी हवा है ठंडी छाँव है, दूर वो जाने किसका गाँव है। हाँ सर, आपने केवलादेव नेशनल पार्क में भी जो काम संभाला, तब भी वहां आपने बहुत चैलेंजेस निपटे हैं, तो किस तरह से वहां क्या आपने संभाला और वहां भी स्थानीय लोगों से आपकी भागीदारी रही, तो ये सब क्या है, ये सक्सेस आपको वहां कैसे मिली? वो तो मैं खुद अपनी पीठ ठोकने को तैयार हूँ। ये इतने गर्व के साथ कह सकता हूँ कि ये दुनिया में अपने किस्म का एकमात्र एक्सपेरिमेंट है जो इतना सफल हुआ जी, जो और इसका कोई पैरेलल नहीं है। मैं आपसे बहुत ब्रीफ में भी बता दूंगा आपको। जी, जी, दरअसल में केवलादेव नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ज्यादातर लोग जानते हैं। और वो मुख्य क्या है, उसमें झीलें हैं जी। 28 स्क्वायर किलोमीटर का वो एरिया है, चारों तरफ से दीवार बनी हुई है। ये बात दूसरी है कि उसको तोड़ के लोग पशु डाल देते हैं, वो अलग अपराध है। लेकिन जो है क्या वो बता रहा हूं आपको। 28 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और बिल्कुल शहर में ही समझ लीजिए आप लगा हुआ है। अच्छा, और अच्छा, आगरा रोड के ऊपर है, मुख्य हाईवे के ऊपर ही उसका गेट है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसमें बीच के एरिया में आप समझ सकते हैं करीब 11 स्क्वायर किलोमीटर का पानी का क्षेत्र है, जिसको झीलें कहते हैं। जी जी जी। और वो झीलों का डेवलपमेंट इस तरह से किया गया कि उनको उस पूरे को एक जो सॉसर जैसा एरिया था, यानी आप कह सकते हैं एक बड़ी तश्तरी, गहरी तश्तरी जैसा था, उसको कई भागों में बांट दिया गया। तो उन झीलों के अलग अलग किस्म के नाम है और जिससे बांटा गया वो रास्ता बन गया लोगों के आने जाने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन के भी काम आया और टूरिस्ट के भी काम आया, सभी लोगों के लिए काम आता है। और उसी के जरिए उसमें स्लुइस गेट्स लगा के जो बाहर से पानी आता है नहर के जरिए, उसके लिए एक नहर बनाई गई, क्योंकि उसके पास में एक लगा हुआ अजान डैम है, उससे पानी लिया जाता है, उनको भरते हैं। जो प्राकृतिक पानी पड़ जाता है वो ठीक है, बाकी अजान डैम के जरिए पानी आता है। काफी पुराना है ये भी करीब 100 वर्ष पुराना कैनाल बनी हुई है जी, ब्रिटिश पीरियड में बन गई थी। तो वो उस कैनाल के पानी को स्लुइस गेट्स के जरिए उसके लेवल को मेंटेन करते। ओके। क्योंकि जो शुरू में जो पानी आएगा वो एक साथ तो सारे एरिया में आता नहीं, करीब 550 मिलियन क्यूबिक फीट का उसका रिक्वायरमेंट है। बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो वो सारे क्षेत्र को नहीं, और तरीका उसका ये है क्योंकि शुरू में जो पक्षी वहां ब्रीड करते हैं, 2 तरह के पक्षी हैं वहां, करीब 15 स्पीसीज हैं, ये बगुले वगैरह। अच्छा। ये ब्रीड करते हैं, अंजन पक्षी है, बगुले हैं, ये पनकौए हैं, अच्छा, स्टॉर्क्स हैं, पेंटेड स्टॉर्क वगैरह आपने देखा होगा।
ये 15 किस्म के पक्षी हैं जो वहां घोंसले बनाते हैं। ओके। इस पानी के बीच में खड़े हुए वृक्षों के ऊपर वो अपने घोंसले बनाते हैं ताकि वो दूसरा कोई जीव उस पे चढ़ के उनके अंडों को न खा सके। ओके ओके। वो बनाते हैं। तो वो उस समय वो जब बच्चे उनके जब पैदा होते हैं फिर उनको दौड़ाते हैं। बच्चे से मेरा था अंडे से जो चूजे वगैरह निकलते हैं उनको सेक जब वो फिर वो फ्लाइंग सिखाते हैं उनको। वो एक बड़ा रमणीक और अपने आप में अद्भुत दृश्य रहता है। अच्छा। ट्रेनिंग करते हैं उनको, वो ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, वो ठीक ठाक हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो अपना छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो वो जो पीरियड है उस पीरियड में उनको मछलियां चाहिए खाने के लिए। अच्छा। तो वो पानी पे ही पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम पूरा जो है वो सब कुछ पानी के ऊपर निर्भर है। अब वहां 2 नदियां उसको फीड किया करती थी। एक तो बाणगंगा जो ये मनोहरपुर से निकल के जाती है, जम्वा रामगढ़ होती हुई जाती है। बिल्कुल। ये कब की सूख गई आपने तो देखा, जम्वा रामगढ़ ही सूख गया तो वो सब सूख गया। एक गंभीरी आती है जो कि उसके ऊपर करौली के एरिया से आती है, तो वहां पहुंचना में डैम बना दिया गया। तो डैम बना दिया गया और उसको 84 में बड़ा, 2002 में उसको और बड़ा कर दिया गया। तो बड़ा करने से वो बिल्कुल सारा पानी रुक गया, वो नदी ही पूरी सूख गई। तो पूरा इकोसिस्टम ही तहस नहस हो गया। अब वो पार्क के अंदर जो कभी किसी जमाने में उसका जो ऊसर जो क्षेत्र था बाहर का, जो सैलाइन एरिया था, पार्क में गेट में घुसते ही जो था, उसको हरा करने के लिए, क्योंकि ऊसर में कुछ पैदा नहीं होता। किसी जमाने में 1930 में वहां पे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो विलायती बबूल कहते हैं, वो उस समय के महाराज ने लगाया था वहां जी। और वो लिमिटेड रहता था क्योंकि पानी भर जाता था इतना पूरा का पूरा एरिया में, तो जो बीज गिरता था वो गल जाता था, नष्ट हो जाता था। तो वो हरियाली तो मेंटेन रही लेकिन पानी के क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। जी। तो पक्षियों के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको पानी मिल जाता था। बाद में जब ये पानी जब बंद हुआ तब 2 काम एक साथ शुरू हुए। इधर तो पक्षियों को पानी की कमी हुई, मछलियों की कमी हुई, तो उनका ब्रीडिंग की प्रॉब्लम पैदा हो गई। दूसरा ये हो गया कि वो जो लेक का जो एरिया था उसमें जो जूलीफ्लोरा के बीज गिरे, जो टनों की तादाद में एक ही पेड़ पैदा कर देता है। अच्छा। तो से वो नमी मिल गई उसको, तो वो खड़े हो गए। वंडरफुल। और वो खड़े हो गए और उसको जितना निकालेंगे वो तो क्योंकि निरंतर गिर रहा है, तो उसमें तरीका ये था कि जब तक आप इसको पूरे को अपरूट नहीं करेंगे, क्योंकि एक उसमें विशेषता ये इस पेड़ की कि आप जितना काटेंगे वो दोबारा बढ़ जाता है। आपने देखा ही होगा, सब जगह ये होता है। तो काटने से बढ़ जाने की वजह से बहुत बार लोगों ने कोशिशें की, हर अधिकारी ने जो भी आया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ उसमें। उसके ऊपर केरोसिन डाल के जलाया भी, उसके ठूंठों के ऊपर टायर रख के भी जलाया, सब कुछ किया, लेकिन वो निकल जाता था। पर एक बात है, आपका तो जो भी टेन्योर वहां रहा, आपने तो काफी मतलब सक्सेस हासिल की, इसका मतलब तो यही लग रहा है मुझे। तो आपकी इस बात पे रुक के, आपकी सक्सेस बात पे रुक के हम एक गाने के लिए रुक जाते हैं सर, और फिर मैं आपसे आपकी जो जंगल की कहानियां हैं उस किताब के बारे में ब्रीफ में थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा। मैं बस थोड़ी सी देर रुक रहा हूं और फिर आप उस किताब के बारे में बताइएगा। जी। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आजा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुनके अंगना में फिर आजा रे, हमने तुझ पे हजारों सितम है
सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। हाँ शर्मा जी, वेलकम बैक। तो आप ऑथर भी हैं और बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं। तो आपकी पुस्तक जंगल की कहानियां, और भी आपने बुक्स लिखी हैं, पहले तो बताइए कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, और जंगल की कहानियों के बारे में जो किताब लिखी है, तो उसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, कुछ उसके बारे में भी बताइए हमें। मैं बताऊंगा, लेकिन क्योंकि वो बात बीच में छूट गई, बहुत इम्पोर्टेंट थी, तो मैं उसको बहुत कम शब्दों में सम अप कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल। तो जब ये सिचुएशन हो गई, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट वालों ने उन्होंने कहा कि हम इसका वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल खत्म कर देंगे, आप इसको ठीक कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, पानी लाइए और ये जूली फ्लोरा निकालिए। तो किसी के पास कोई हल नहीं था, सबने हाथ खड़े कर दिए थे, और उस स्थिति में मेरा वहां पोस्टिंग हुआ। तो मुझे तो खुद ये लगा कि शायद मैं आखिरी डायरेक्टर हूं, इसके बाद ये पार के खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी समझिए आप, ईश्वर की कृपा समझिए, मेरा जो मैं 3 वर्ष पहले वहां रहा था एज रिसर्च ऑफिसर, वो मेरा ज्ञान भी था, लोगों से संपर्क भी था, मैंने नया तरीका इजाद किया उसमें। अच्छा। और गांव वालों की कमेटीज बना के, चारों तरफ के गांव वालों की, अच्छा। और जिस जूली फ्लोरा को काट के चोरी से ले जाते थे और उनके खिलाफ मुकदमे बनते थे, मैंने कहा मैं आपको ऑफिशियली दूंगा, जी। शर्त यह है कि आप इसको जमीन से जड़ समेत निकालें। अच्छा। शुरू में सिर्फ एक परिवार तैयार हुआ, उस एक परिवार से लेके मैंने 1500 परिवार तक किया, और 15 गांव थे, सबको लगाया, और लाखों टन मैंने वहां से लकड़ी ये निकाल के उन लोगों को दी। उन लोगों की अपनी दरिद्रता दूर हो गई, और हमारा काम हो गया। जूली फ्लोरा पूरे पार्क से इरेडिकेट हुआ। और उससे पहले मैंने पानी की व्यवस्था की। पानी के लिए एक चिकसाना कैनाल के नाम से एक कैनाल बहती थी, जो ड्रेन का काम करती थी। अच्छा। जो बाहर पानी चला जाता, उसको टैप करके एक कैनाल बनाई, ताकि जो ब्रीडिंग का जो काम है उस समय वो काम हो जाए, क्योंकि उस समय किसान को पानी चाहिए नहीं जी। तो वो पानी हमने कहा हमको चाहिए, वो ड्रेन आउट मत कीजिए, वो हमने ले लिया। ओके। और एक दूसरा बहुत हाई कॉस्ट प्रोजेक्ट था, गोवर्धन ड्रेन एक जाती थी, वो भी पानी ऐसे लेके वेस्ट जाता था। हाँ। उसको टैप किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन से उसको सैंक्शन करा के 62 करोड़ की स्कीम सैंक्शन करा के उसमें गोवर्धन ड्रेन का पानी लेके आए। तो हमेशा हमेशा के लिए वो समस्या सॉल्व हो गई, हमेशा के लिए। अब घना कभी भी पानी के अभाव में मरेगा नहीं। और जूली फ्लोरा एक बार सारा निकाल दिया, अब अगर उसको संरक्षित करने का ही काम बाकी रह गया है कि वो रख कर ले। तो ये तो बिल्कुल सही बात है सर। आपकी ये बातें सुन के तो हमारे को इतना रोमांच हो रहा है, हमें लगता है आपकी ये जो स्टोरी तो क्या कहें, ये तो आपकी आप बीती सारी बातें हैं, इनको सुनते ही जाएं। लेकिन क्या करें, समय की सीमा होती है। लेकिन बातों में तो इतना मजा आ रहा है, और आप एक तरह से उसको इतने बढ़िया ढंग से सुना रहे हैं कि हमें मजा आ रहा है, लेकिन समय की सीमा होती है। तो आपकी जंगल की कहानियों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दीजिए, इसमें आपने क्या संदेश दिया है। देखिए आलोक जी, ये मेरी 5वीं किताब है। ओके। मैंने पहले सरिस्का के ऊपर किताब लिखी थी, सरिस्का द टाइगर रिजर्व रोअर्स अगेन, क्योंकि टाइगर खत्म हो गए थे। फिर टाइगर इंट्रोडक्शन कराया हमने, एंड मैं ही सौभाग्यशाली था कि मेरे हाथों से होना था, तो रिहेबिलिटेट किया। और आज सरिस्का ओवरफ्लोइंग है टाइगर्स, इतने टाइगर्स हैं उसमें, 50 के करीब टाइगर्स हो गए, वो पुनर्जीवित हुआ इसी तरीके से। तो वो एक मैंने वो पूरा उसको लिखा कि पहले कैसा था, समाप्त क्यों हो गया, और बाद में उसको किस तरह रिवाइव किया। मैनेजर्स के भी काम आएगा, मैनेजमेंट के काम आएगा, लोगों के काम आएगा, सबके। फिर उसके बाद मैंने भरतपुर की जो स्टोरी आपको मैंने बताया,
ये भी उसको उसमें भी लिया उसमें, और उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिवली भरतपुर के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर वाह, मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक लिखी, ठीक है। बर्ड्स इन पैराडाइज के नाम से, ओके, केवलादेव ओके। नेशनल पार्क, अच्छा, वो लिखी। सरिस्का वाली किताब का हिंदी वर्जन भी प्रकाशित हुआ और जी। बड़े प्रकाशक हैं, उन्होंने प्रकाशित किया इसको। इसके बाद में फिर मुझे लगा कि ये, लेकिन इसकी रीच कम है, ओके, इसकी रीच कम है। लोगों के पास जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो पाएगा। ओके, तो इसलिए फिर मैंने एक किताब लिखी, वाइल्ड ट्रेजर्स एंड एडवेंचर्स, ए फॉरेस्टर्स डायरी। ओके। मैंने मेरे अपने जो जंगल में के इतने लंबे 4 दशक का जीवन था, जी। उसके जो अनुभव थे उसके आधार पर मैंने उसमें बहुत सी स्टोरीज लिखी, और वो भी उसी नियोगी बुक्स ने ही पब्लिश किया उसको। अच्छा, उससे फिर मुझे लगा कि मुझे हिंदी में भी लिखना चाहिए, ताकि हिंदी के जो पाठक हैं उनको, उन तक भी मेरी रीच होनी चाहिए। वो बहुत बड़ी संख्या है, वो क्यों छूटे। तो फिर मैंने जंगल की कहानियों का सृजन किया, और ये सेतु प्रकाशन ने किया, अच्छा प्रकाशन है उसका। चलिए, बहुत तो बढ़िया। उसमें जो स्टोरीज हैं, आप जो उसमें देखेंगे, अलग अलग एरियाज की स्टोरीज हैं। जी, उसमें राजाजी नेशनल पार्क की भी है, राजाजी नेशनल पार्क के हाथी उग्र क्यों है। एक बहुत चर्चित स्टोरी है उसमें, जंगल के भूत की कहानी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जंगल में लोग मानते हैं कि जंगल में भूत होता है, तो वो एक्चुअल में है क्या, वो मैं पूरा, मेरा अपना जो अनुभव था, मैं कैसे गया इसको डिस्कवर करने के लिए, फिर मुझे क्या मिला और मैंने क्या किया, वो सारा मैंने उसमें लिया है, और उसके साथ मैसेज भी साथ में है। इसी तरह से मैंने कोशिश ये की कि लोगों में ये मैसेज आए कि जंगल कितना खूबसूरत है, कितना शानदार है, कितना एडवेंचर है उसमें। आप इसको बचाइए, आप रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए। कहानी के रूप में है, और मेरे अनुभवों के आधार पर ही आधारित है पूरा का पूरा। चलिए, तो ये एक मेरा आइडिया था कि लोगों से कनेक्ट करूं मैं उसको। बिल्कुल। तो चलिए सर, तो दोस्तों, ये थे सुनयन जी शर्मा, जिनकी बातों में सिर्फ नहीं था बल्कि एक गहरी चेतावनी भी थी और एक उम्मीद थी। शायद आज की इस बातचीत के बाद हम जब भी किसी पेड़ को देखें या किसी पक्षी की आवाज सुने, तो सिर्फ एक दृश्य या ध्वनि न समझे, बल्कि एक पूरे जीवन तंत्र का हिस्सा माने। शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें की, और वो भी बहुत दिल। उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। नमस्कार। तो दोस्तों, हमारी छोटी छोटी कोशिशें, चाहे वो एक पेड़ लगाना हो या प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने, एक बड़ा बदलाव ला सकती है। इसी उम्मीद के साथ मैं आलोक कुमार आपसे इजाजत देता हूं। नमस्कार, और याद रखिए, अगर जंगल बचेंगे तो हम बचेंगे। नमस्कार। दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे, आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।